हेलो एवरीवन गाइस। तो कैसे हैं आज आप लोग। तो गाइस आज से हम लोग यहाँ पे देखो सारा का सारा एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। सारा का सारा एक्सरसाइज लाइन से सब कुछ आपको मिलने वाला है। ठीक है। सो आज हम लोग जैसे कि आप जानते हो कि हमने फिजिक्स का ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 का, चैप्टर नंबर 2 का और चैप्टर नंबर 3 का पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज गाइस हमने कंप्लीट कर दिया है। बट हमने अभी चैप्टर नंबर 4 से स्टार्ट नहीं किया था। तो अभी हम लोग स्टार्टिंग से पूरा चैप्टर नंबर 4 का स्टार्ट करेंगे अभी पूरा एक्सरसाइज अच्छे से। ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता है कि हमने अपना कम से कम 90 से 80%, 80 से 90% तक हमने पूरा सिलेबस फिजिक्स का खत्म कर दिया है। यानी यार हमारे कुछ बेसिकली 3 या 4 चैप्टर बाकी हैं, वो भी आधे हो चुके हैं। सो बस उतना ही बाकी है, उसके बाद फटाफट हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और बस आप लोगों की इस साल की फीस एकदम बच जाएगी। जो क्लासेस में आप भरोगे या फिर जहाँ भी आप स्कूल कॉलेज में भरोगे तो मस्त एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आप पढ़ सकते हो बेस्ट तरीके से। अब कितना फ़ायदा उठा सकते हो वो आपके ऊपर है। ठीक है। और अगर आपको ईज चाहिए पढ़ाई में तो जाओ फिर भाई यार, भरो फीस, मेरा क्या जाता है। बट सारी चीज़ें जब यार यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है। यार तुम तो 12th में हो, यूपीएससी के देने वाले बंदे यूट्यूब से पढ़ के पूरा निकाल लेते हैं और रैंक अच्छी खासी ला लेते हैं। तुम तो भला भी 12th साइंस में हो। ठीक है। सो ये बात तुमको ध्यान रखनी है। तो मस्त फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ो और सब कुछ अवेलेबल है। तुम कितनी मेहनत कर सकते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। सो गाइज आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 थर्मोडायनेमिक्स। ये वाले चैप्टर की आज कंप्लीट एक्सरसाइज आपको दे दूंगा मैं। ठीक है। अगर गाइज इस एक्सरसाइज के आपको नोट्स चाहिए होगी तो हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ठीक है। सो टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पर ऐप को पहले डाउनलोड करना प्ले स्टोर से। उसके बाद आप लोग उस लिंक में क्लिक करोगे तो ज्वाइन हो जाओगे और फिर वहां पे आपको सारा पीडीएफ के फॉर्मेट में सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन गाइज उससे पहले अगर आपको समझना है तो पूरे टॉपिक को फटाफट समझ लेते हैं। ठीक है। तो आपको मैं सारा आंसर यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है गाइज। सो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडियन एरा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए ही है, वहां पे कुछ बता दिया करो, कुछ सजेस्ट कर दिया करो, कुछ कह दिया करो जरा। ठीक है। जो भी आपको अच्छा लगे। ओके गाइज। सो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है गाइस कि हम ना चूज दी करेक्ट ऑप्शंस यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं। यानी पहला क्वेश्चन ही है हमारा। देखो यहाँ पे, सो ए गैस इन अ क्लोज्ड कंटेनर इज हीटेड विद 10 जूल। ठीक है, एनर्जी causing the lid of the container to rise 2 meter with 3 Newton of force। ठीक है। what is the total energy और total change in energy of the system। तो मतलब कितना सिस्टम की एनर्जी कितनी बदलेगी। तो सिंपल सा आपके सामने अब आंसर ही है, तो अब सॉल्व क्या करूं। ठीक है। सो 4 जूल गाइस यहाँ पे इसकी एनर्जी आएगी, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है अगला थियोरेटिकल क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये तो कोई भी बंदा जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स याद रहेगा वो खुद ही कर लेगा। ठीक है। सो आफ्टर फॉलिंग डाउन द हिल ए बॉल्स काइनेटिक एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इक्वल्स टू द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। ये एग्जांपल है हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एफिशिएंसी ऑफ अ कैरनॉट इंजन इज अ लार्ज। अब देखो कैरनॉट इंजन हमने देखा था। अगर आपको ये वाला टॉपिक नहीं तो आप इसको मत पढ़िएगा, अगर आपका रिड्यूस हुआ रहेगा तो। अगर रिड्यूस नहीं हुआ है तो भाई आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। सो गाइस TH माइनस TC ये हमारा स्मॉल रहता है, ये हमारा स्मॉल रहता है और यही हमारे कार्नोट इंजन में बताया गया था। ठीक है। तो अगर आपने पूरा वीडियो लेक्चर्स देख रखा है तो आपको ये सब समझ रहा होगा, वरना तो आप ही जानते हो कि आपको खुद नहीं समझ रहा है या फिर आपको समझ रहा है तो आप ही जानते हो। ठीक है। वो मुझे भी मालूम है, जिसने देखा होगा उसे समझ रहा है, मुझे पता है। नाउ द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ, सिंपल यार, हीट। ठीक है। इंजन के बारे में था तो हीट ही आएगा। नाउ फोर्थ, ड्यूरिंग रेफ्रिजरेशन साइकिल हीट इज रिजेक्टेड बाय रेफ्रिजरेंट इन दी विच चैम्बर। तो हॉट चैम्बर में, तो रेफ्रिजरेशन में कंडेंसेशन होता है, सो हॉट चैम्बर में होता है ऐसा सब कुछ। ठीक है। इतना तुमको याद होना चाहिए था ना। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आंसर इन ब्रीफ। ठीक है। आंसर इन ब्रीफ आपको देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए गैस कंटेन्ड इन सिलेंड्रिकल सराउंडेड बाय द थिक लेयर ऑफ अ इंसुलेटिंग मटेरियल इज क्विकली कंप्रेस्ड। ए हैज देयर बीन ट्रांसफर ऑफ हीट, हैज वर्क डन। मतलब क्या बोला है कि गैस कंटेन, एक सिलेंडर ने गैस कंटेन करके रखा है और वो सराउंडेड बाय थिक लेयर। ठीक है। और जो कि एक इंसुलेटिंग मीडियम है जहां से ना तो कुछ बाहर जाता है ना अंदर आएगा। ठीक है। और वो उसके बाद भी हम लोग उस गैस को अंदर ही अंदर कंप्रेस कर रहे हैं। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, क्या वहां पे हीट ट्रांसफर होगी। जब भाई इंसुलेटिंग मटेरियल रखे हो तो कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन अंदर ही अंदर तुम कंप्रेस कर रहे हो ना, तो कंप्रेस जब अंदर ही अंदर कर रहे हो तो वर्क तो होगा। ठीक है। तो यानी बी वाला करेक्ट है बट ए वाला रॉन्ग है। ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ सम फैमिलियर प्रोसेस इन विच no heat is added to the or removed from a system but the temperature
ऑफ द सिस्टम चेंजेस। तो सिंपल सी बात है, एक एग्जांपल देना है जिसमें कि आपका टेम्परेचर जो होगा सिस्टम का वो बदल जाना चाहिए, लेकिन कोई हीट इधर से उधर लॉस या मतलब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो सिस्टम से कोई हीट रिमूव नहीं होनी चाहिए। सिंपल एग्जांपल, बस्टिंग ऑफ अ इन्फ्लेटेड बलून, यानी कि घुमाया हुआ बलून। ऐसा आप समझो ना कैसे इन्फ्लेटेड कैसे रहेगा, ठीक है। अगर नहीं तो गूगल कर लो एक बार। सो ये एक बलून है जिसको तुमने इन्फ्लेटेड कर दिया है, ठीक है। सो उसमें एक सडन प्रोसेस होता है और जिसमें कोई भी अलाउ नहीं होता कि हीट हमारा ट्रांसफर हो कहीं भी सिस्टम से या सिस्टम के अंदर, ठीक है। सो इसीलिए गाइस हमारी जो एयर होती है वो बाहर जाती है, तो हमारे बलून को हमेशा कूल करके रखता है, ठीक है। इसका आंसर तो मैंने आपको कैन यू रिकॉल में भी जब पढ़ा था तभी दिया था मैंने, ठीक है। तो शायद अगर तुमने मेरे सारी वीडियोस देखे होंगे तो तुमको मालूम ही होगा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, गिव एन एग्जांपल ऑफ सम फैमिलियर प्रोसेस इन विच हीट इज एडेड टू एन ऑब्जेक्ट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। सिंपल बात है यार, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। अगर तुमने केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर भी पढ़ रखा है तो भी आपको ये आता होगा, ठीक है। सॉल्यूशन में भी ऐसा दिया था कि अगर कोई भी आप वाटर को गर्म करते हो तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आप उसको कितना भी हीट दो तो उसका 101 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कभी नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि वाटर की एक लिमिट ही होती है 100 डिग्री सेल्सियस तक की, क्योंकि वाटर उसके बाद वाटर रह ही नहीं जाता है, वो एयर बन जाता है, ठीक है। तो ये बात तुमको समझ के रखनी है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे वाटर का तो वो 100 ही रहेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट इसका आंसर है। नाउ व्हाट सेट्स द लिमिट ऑन एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। सिंपल, सेकंड लॉ। अगर इंजन की बात आई तो सेकंड लॉ भूलना मत कभी भी। नाउ व्हाई शुड अ कैरनोट साइकिल हैव 2 आइसोथर्मल एंड 2 एडियाबैटिक प्रोसेसेस। अब ग्राफ आपको याद होना चाहिए। ग्राफ आपके जो क्वेश्चंस था वहां पे मैंने ग्राफ देके रखा था, देखो यही ग्राफ था। हालांकि आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ग्राफ पहचान चुके हो कि कौन सा है। अच्छे से समझाया हो इस ग्राफ को, ये बात भूलना मत, ठीक है। नाउ एक्सचेंज ऑफ हीट, तो सिंपल पहला प्रोसेस है, सेकंड है वर्क डन। तो दो ही तो हमारे ये प्रोसेस होते हैं, पहला था एक्सचेंज ऑफ हीट, दूसरा वर्क डन। तो यही दोनों प्रोसेस आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको समझ के रखनी। तो पहला कौन सा रहेगा, एक्सचेंज ऑफ हीट, समझा के रखा है मैंने ऑलरेडी, एंड वर्क डन ये भी मैंने पूरा समझा के रखा है। तो आपको पता ही है कि जो हमारा वर्क डन होता है, तो वर्क डन हमारा इस केस में कैरनोट साइकिल में रिवर्सिबल रहता है। फिर प्रोसेसेस जो होंगे वो एडियाबेटिक होते हैं, ठीक है। अब प्रोसेस हमने 6 से 7 देखा था, एडियाबेटिक प्रोसेस है, बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हमने देखे थे, ठीक है। और जो कि सभी के सभी हमने उसको पीवी डायग्राम में रिप्रेजेंट भी किया था। तो प्लीज यार एक बार उन वीडियो को देख लो, फिर ये सब आपको ऑटोमेटिक, आपको लिखने का तरीका, ये सब क्या लिखा है सब कुछ समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने अब तक वो सब नहीं देखा है तो आपको ये कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ये आप भी जानते हो और दुनिया जानती है, बिना पढ़े सबको थोड़ी आता है। अगर ऐसा होता कि बिना चैप्टर पढ़े और एक्सरसाइज आ जाए तो फिर ऐसे सब महान हो जाओगे तुम तो, ठीक है ना। एक्सचेंज ऑफ हीट गाइस, तो एक्सचेंज ऑफ हीट में हमेशा कैसे करने का, आइसोथर्मली करना होता है, ठीक है। जिसमें कि एक्सचेंज करोगे हीट को, बट हीट का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो दोनों तरफ सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि अगर मान लो एक कंटेनर यहाँ पे है और एक कंटेनर यहाँ पे है, इस कंटेनर में ज्यादा हीट है, इस कंटेनर में कम है, तो इस कंटेनर से यहाँ पे हीट आ जाती है। अगर कब तक आएगी, जब तक कि ये पूरा आइसोथर्मल ना हो जाए, जब तक कि पूरा का पूरा टेम्परेचर फिक्स ना हो जाए। आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, ठीक है। ये बातें आपको समझ रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज इंक्लोज्ड इन अ रिजिड इंसल्टिंग सिलेंडर, ठीक है, इंसुलेटिंग सिलेंडर एग्जैक्टली है, आपकी बुक में स्पेलिंग रॉन्ग है ना। इट इज इग्नाइटेड बाय अ स्पार्क, द टेम्परेचर एंड द प्रेशर बोथ इंक्रीजेस कंसिडरेबली। Assume that the energy supplied by the spark is negligible. What conclusions may be drawn by application of the first law of thermodynamics? सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई मतलब एक इंसुलेटिंग सिलेंडर ना, जिसमें इंसुलेटिंग का मतलब ना उसमें अंदर कोई हीट आएगा ना बाहर जाएगा, और अंदर ही आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अंदर भर रखा है, और अंदर ही अंदर क्या कर रहे हो आप, इग्नाइट कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ स्पार्क, चिंगारी के थ्रू, ठीक है। सो गाइस क्या होगा, मतलब क्या उसके अंदर की जो स्पार्क जो स्पार्क जो होगी वो क्या एनर्जी सप्लाई करेगी, वो नेग्लिजिबल होगा या नहीं होगा, क्या है तुम्हारा कंक्लूजन, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग तुम क्या कहना चाहोगे। तो भाई पहली बात है, जब हमने इंसुलेटिंग मटेरियल रखा है इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो भी प्रोसेस होगा वो एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। क्यों? क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस में ही ना तो हीट अंदर आती है ना बाहर जाती है। नो एक्सचेंज ऑफ हीट इज ऑकरिंग इन दी एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। और जब आपकी क्यू जीरो हो जाएगी तो आप ये बताओ ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू होता है, यानी वर्क। तो क्यू जीरो तो मतलब माइनस डब्ल्यू बचेगा ना ओनली। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कंक्लूजन मिल गया, ठीक है। और पहले क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि वर्क डन जो है वो निगेटिव है, ठीक है, और चेंज जो हमारा जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारी पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझनी है। और निगेटिव वर्क जो हमारा आता है वो हमेशा कंप्रेशन ऑफ द गैस को बिलोंग करता है। अगर गैस कंप्रेस हो रही है मतलब निगेटिव वर्क हो रहा है, तो हमारी जो गैस होगी, हाइड्रोजन हो चाहे ऑक्सीजन, वो हमारी कंप्रेस होने वाली है। तो ये सब हमने देखा भी है और आंसर यही है इसका, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ए रजिस्टर हेल्ड इन अ रनिंग वाटर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट
ट्रीट द रजिस्टर एज द सिस्टम। अब देखो मतलब एक रजिस्टर है आपके सामने और जिसको तुमने रनिंग वाटर में रखा है, ठीक है, तो ट्रीट करो रजिस्टर को कि डज हीट फ्लो इनटू द रजिस्टर, is there a flow of heat into the water, is any work done, assuming the state of resistance to remaining unchanged, apply the first law of thermodynamics। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर हमने अज्यूम किया तो सिंपल सी बात है, पहला का आंसर ये आएगा भाई कि नो हीट फ्लो इनटू द रजिस्टर। अगर आपने एक रजिस्टर रखा है जिसमें से अगर आप कोई भी एनर्जी को स्टोर करते हो या इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाते हो, कुछ भी करते हो अगर आप ऐसा कुछ भी, ठीक है, सो क्या उसमें से हीट फ्लो होगा? तो कोई भी हीट उसमें से फ्लो नहीं होने वाला है। अगला है इज देयर अ फ्लो ऑफ हीट इनटू द वाटर। अगर आप वाटर में रखे हो, मतलब रजिस्टर को हमने वाटर से ही कंबाइन किया था ना यार, तो पहली बात तो ये है कि देखो हीट कुछ भी रजिस्टर से फ्लो होगा क्या? इसलिए नहीं फ्लो होगा क्योंकि हीट जो रहेगी वो वाटर उसको कंज्यूम कर लेगा। तो रजिस्टर से कैसे हीट फ्लो होगी? क्योंकि हीट तो भाई किधर से भी जाती है, तो रजिस्टर जब गर्म होगा तो रजिस्टर में हीट थोड़ी फ्लो हो पाएगा, वो तो वाटर में चला जाएगा, इसीलिए नो हीट फ्लोज इनटू द रजिस्टर। ठीक है, सेकंड का आंसर क्या है? बी वाले का, इज देयर एनी फ्लो ऑफ हीट इनटू द वाटर, क्या वाटर में हीट हमारा फ्लो होगा? तो यस, इफ रजिस्टर इज हॉट और हीटेड ड्यू टू द जूल्स हीटिंग इफेक्ट देन इट वुड ट्रांसफर हीट टू दी वाटर। अब जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है? सो यही वाला आपको आई थिंक अगर आपको याद होगा आई स्क्वायर आर टी, अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हमारा जूल्स हीटिंग इफेक्ट, अगर यानी कि करंट अगर किसी में से पास करते हो तो हीट प्रोड्यूस होता है उस कंडक्टर में, यही होता है जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो अगर इसके अकॉर्डिंग तुम मतलब हीट प्रोड्यूस कर रहे हो तो यस भाई वाटर में हीट जाएगा ही जाएगा। जब वाटर में हीट जाएगा तभी ना रजिस्टर में एक भी हीट फ्लो नहीं हो रहा है, तो यही तो एकदम रिलेशन है आंसर का। नाउ सी, इज एनी वर्क डन? तो भाई सिंपल सी बात है, एज देयर इज नो मेंशन ऑफ अ चेंज इन वॉल्यूम, तो इसीलिए कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि वॉल्यूम की चेंज की कुछ बात ही नहीं की उसने वाटर की, और अगर वॉल्यूम चेंज होता है तभी तो हमारा वर्क डन होता है। तो सिंपल बात है ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, अज्यूमिंग द स्टेट ऑफ रेजिस्टेंस टू रिमेन अनचेंज्ड, अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अगर मान लो कि हमारा स्टेट जो है कभी चेंज ही नहीं हो रहा है, तो अगर हमारा इसका मतलब वर्क डन हमारा होएगा ही नहीं। अगर स्टेट बदल नहीं रहा है, यानी कि अगर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब वर्क डन नहीं हो रहा है, सिंपल। और जब वर्क डन नहीं हो रहा है तो वर्क जीरो हो जाएगा, यानी कि हमको सिर्फ क्यू मिलेगा। तो इंटरनल एनर्जी और हीट हमारी निगेटिव कहलाएगी। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमने कंक्लूजन निकाल लिया। नाउ अभी आगे बढ़ते हैं। सो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ पीवी डायग्राम एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क, गिव वन एग्जांपल्स ईच। अब देखो ये क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर लेते। अब देखो ये है पीवी डायग्राम, समझा चुका हूं कि इसको नहीं समझा चुका हूं। इंटीग्रेशन ऑफ इनिशियल वॉल्यूम टू द फाइनल वॉल्यूम लिमिट एंड पीडीवी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, वर्क इज इक्वल टू एरिया होता है, बच्चा ही बताएगा इसको। ठीक है, ये सब मैंने अच्छे से पहले पीवी डायग्राम का मैंने पूरा समझा रखा है, मैंने थंबनेल में लिखा है पीवी डायग्राम, आप एक बार जस्ट क्लिक तो करो, जाओ उस वीडियो में, और वही आंसर जो वहां पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के बारे में बता रखा है वही आपको लिखना है प्लीज। ठीक है, सो बस फिर भी फाइनली मैंने यहाँ पे आपको सब समझा रखा है कि मान लो कि एक गैस है कन्फाइंड सिलेंडर में, जिसके पास आपके पास एक मूवेबल एंड फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन है। मतलब देखो ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसमें आपने यहाँ पे गैस भर रखी है और इसके जो ऊपर, इसके ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पे एक पिस्टन है। ठीक है, एक पिस्टन है, ऐसे पिस्टन है जो कि एक फ्रिक्शनलेस मूविंग और मतलब ऐसा मासलेस और मूविंग फ्रिक्शन है, इसको आप ऊपर और नीचे दोनों कर सकते हो। ठीक है, इसी में हमने लिया है। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम, हम जब ऊपर लेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, नीचे लेंगे तो वॉल्यूम घटता है। ठीक है, तो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम इंटीग्रेट करेंगे, टोटल वर्क डन हमको मिल जाएगा पीडीवी। ठीक है, इस तरीके से फिर हमारा देखो वही डायग्राम को हमने यहाँ पे लिख के रखा है। सिमिलरली हम लोग डायग्राम क्या करेंगे, जब हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जब हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दोनों कंडीशंस में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, सो सारा का सारा एग्जांपल के साथ हमने गाइस समझा दिया है। ठीक है, देखो एग्जांपल एक मिल्क बॉइल्ड हो रहा है उसका ले लो और एक कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग का ले लो, ये दोनों एग्जांपल भी मैंने लेक्चर में समझा रखे हैं। ठीक है, तो सेम एग्जांपल मैंने यहाँ भी आपको आंसर में दिया है। तो यार जब वही चीज मैंने वहां भी पढ़ाई है तो यहाँ पे मेरे से क्यों वही चीज समझना चाह रहे हो? अब पूरा बताऊंगा तो फिर 4-5 मिनट लग जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं अभी। खैर ठीक है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, और नहीं तो आपको आंसर तो मैंने फिर भी दे ही दिया, इतना तो मैंने कर ही दिया आपके लिए ना। अगला क्वेश्चन है, ए सोलार कुकर एंड प्रेशर कुकर बोथ आर यूज्ड टू कुक फूड। ओके ठीक है, ट्रीटिंग देम एज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, दोनों को अगर हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम के जैसा ट्रीट किया तो डिस्कस द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन देम। ठीक है, तो भाई क्या सिमिलरिटी है और क्या उनके बीच में डिफरेंसेस है ये हमें देखना है। ठीक है, तो सिमिलरिटीज देखते हैं कि बोथ कुकर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, क्योंकि अगर खाना बन रहा है तो भाई ट्रांसफर हो रहा है हीट का, तो दुनिया जानती है। नाउ बोथ द केसेस हीट इज ट्रैप्ड इनसाइड एंड पास्ड ऑन द फूड,
बाय कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशंस। ठीक है, मतलब कि अगर कुकर है तो उसके अंदर हीट हमारी ट्रैप हो जा रही है और फिर खाने में वही वही खाने को पचा मतलब हाँ, पका रही है, बना रही है। ठीक है, so ये सिमिलरिटीज हो गई। और इस डिफरेंसेस, सोलर कुकर जो होगा नॉर्मली ये वेरी लॉन्ग टाइम टू कुक, बहुत टाइम ले लेता है। अगर आप खाना को कुकर में रख दो और उसको बाहर धूप में जाके रख दो, आपके घर में जो कुकर होता है वही कुकर सेम टू सेम उठाओ और उसको ले जाके आप बाहर रख दो। ठीक है, तो कितने, आज तो आप पूरे भूखे ही मर जाओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं। वो अब मतलब वो क्या करेगा, हीट एनर्जी का इस्तेमाल करेगा कुक करने के लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हो। और जो हमारा प्रेशर कुकर है वो तो भाई 30 मिनट के अंदर पूरा खाना बीना बना के रेडी कर देगा। तो यही सारा इनमें डिफरेंसेस है। ये सब आप रीड कर लोगे तो मतलब डे टू डे लाइफ वाला क्वेश्चन है, तो इसको क्या समझाना। ठीक है, तो इतना आप खुद ही कर लोगे ना। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो मेन न्यूमेरिकल में आते हैं अभी। ठीक है, अच्छे से समझना है। देखो गाइस, जितने भी थर्मोडायनामिक के न्यूमेरिकल है बहुत आसान है। अगर कोई इनको छोड़ के जाए तो वो पागल ही होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ज्यादा फॉर्मूले लगाना नहीं है, फॉर्मूला नॉर्मल है और कैलकुलेशन बहुत ईजी है, मतलब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना होता है। इतना तो आप यूं ही कर लोगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन सिर्फ आपको करना होता है, तो बस इतना आप तो कर ही डालोगे ना। तो अब यहां देखो, सो ए गैस कंटेन्ड इन अ सिलिंड्रिकल सिलेंडर फिटेड विद अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन एक्सपांड अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो गिवन डेटा पहला मिला, गिवन डेटा लिखने का, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल गया। अब एटमॉस्फेरिक को पास्कल में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस 1.013 इंटू 10⁵ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को। ठीक है, तो उतना ही नंबर आएगा, तो यही हमको यहाँ पे फाइनली मिल गया। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम 5 लीटर है तो उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करो तो 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, सिंपल, बट डिवाइड बाय 1000 कर दिया ना। आगे बढ़ते हैं, ये डिवाइड बाय 1000 किया है। ठीक है, इसलिए 10⁻³ है, इसलिए डरना विरना मत, इतने बार करते यार तो इतना तो मालूम ही होगा अभी 12वीं में हो ना। टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। ठीक है, 10 लीटर मतलब एक देखो इनिशियल वॉल्यूम VI, फाइनल वॉल्यूम VF, जो कि 10⁻, यहाँ पे आपको देके रखा है, इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब 400 जूल ऑफ एनर्जी, यानी क्यू जो हीट है हमारा, क्यू 400 जूल की हीट एनर्जी को हमारा एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, और कहाँ से, सराउंडिंग से। नाउ डिटरमाइन द चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब देखो मान लो कोई सिस्टम था, उसने 400 जूल की एनर्जी अगर एब्जॉर्ब किया, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या हुआ, 5 लीटर से 10 लीटर बढ़ गया। ठीक है, और प्रेशर था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बताओ कि इसके सिस्टम का वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, मतलब इंटरनल एनर्जी कितनी बढ़ी, अंदर की एनर्जी कितनी बढ़ी, यही क्वेश्चन पूछा है। तो भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला W = P∆V है, जिसमें से जो ∆V होता है ये VF - VI होता है, और ये रहा ∆U यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यानी कि Q - W। तो हमको पहले W तो पता होना चाहिए था, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला ऊपर का लगाया। और यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, W = Q माइनस हमारा W यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सो 1.013 इंटू 10⁵, यहाँ पे फटाफट सारी वैल्यू पुट कर दिया, सबको फटाफट मल्टीप्लाई किया, ये भी मल्टीप्लाई किया, ये हमारा जूल में आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो हमको यहाँ पे W मिल गया। ठीक है, मतलब W = क्या दिया है यार, P∆V दिया है ना, और P∆V को क्या बोला है, VF - VI बोला है। तो प्रेशर कितना देके रखा है, 1.013 इंटू 10⁵ बोला है। VF कितना देके रखा है, तो VF हमको देके रखा है 10 इंटू 10⁻³ माइनस करना पड़ेगा। VI कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 10⁻² आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0 पॉइंट। अगर तुम सॉल्व करना ही चाहते हो तो कर सकते हो इजीली एकदम अच्छे तरीके से। सो इसको फिलहाल ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे 10⁻² मिल जाएगा। फिर क्या करना है, एकदम सिंपल तरीके से दोनों को ना एक काम करो, 10⁻5 है और इसको भी आप 10⁻5 या फिर 5 ही बना दो, ऐसा समथिंग कुछ। ठीक है, तो आपको कॉमन बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो पूरा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही बेस्ट तरीके से, मतलब क्या करो, इस पूरे के पूरे नंबर को ही ना अंदर दे दो, एक बार इसके पास जाएगा, एक बार इसके पास जाएगा, और फिर दोनों को माइनस कर दोगे, खत्म कहानी। आपको यहाँ पे देखो, ये देखो कैलकुलेशन करके रखा है, इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे आपको इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 5 अब देखो, बाकी तो आप कर ही लोगे। ठीक है, नाउ अभी W जब आपको मिल चुका है तो W यहाँ पे देखो पुट कर दो, और Q की वैल्यू आपको 400 पता ही है, तो Q - W यहाँ पे वैल्यू सारी पुट करो, -106.5 जूल, आंसर मिल गया। ठीक है, तो दिस इज दी आपकी इंटरनल एनर्जी। नाउ अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, A system releases 125 kilojoule of the heat, while 104 kilojoule of a heat is done on the system. Calculate the change in its internal energy. ठीक है, देखो यहाँ पे तो भाई वर्क बोला है -104 किलो जूल। आप बोलोगे माइनस तो नहीं दिया है, फिर भी ऐसा क्यों।
ठीक है। सो देखो भाई सिस्टम में जब काम होता है ना तो हम उसको माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है 104 किलो जूल का वर्क सिस्टम में हो रहा है इसलिए, और सिस्टम रिलीज कितना कर रहा है हीट को 125 किलो जूल, तो सिस्टम हीट इतनी रिलीज कर रहा है इसलिए ये माइनस है। तो जब सिस्टम में वर्क करते हैं तो हम माइनस ही लेते हैं ना हमेशा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना अच्छे से। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू होता है, यही सिंपल फॉर्मूला, क्यू भी पता है डब्ल्यू पता है, आंसर पुट करो 21 किलो जूल आंसर आ गया, खत्म कहानी। इसमें कौन सा मंत्र पढ़ना था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, एफिशिएंसी ऑफ कैरनॉट साइकिल इज 75% if the temperature of the hot reservoir is 727 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर। अब आपको पता ही होगा कि कोल्ड और हॉट रिजर्वायर दो रिजर्वायर रहा करते हैं, ठीक है। सो ना एफिशिएंसी ईटा पे दिखाते हैं, ईटा, इस साइन का नाम है ETA, ईटा, ठीक है। तो अभी 75% बोला मतलब क्या हो गया जानते हो, 75% मतलब 75/100, इसको सॉल्व करोगे तो आपको 0.5 आएगा, मतलब 0.75, ठीक है। नाउ अभी आपका हॉट रिजर्वायर यानी TH होता है हॉट रिजर्वायर, उसका देके रखा टेम्परेचर 727 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट किया 1000 आएगा, कैसे 727 प्लस 273 करने का, तो आपको मिल जाएगा केल्विन में, इतना तो पता ही होगा, अभी बच्चों वाला काम है। Now, the relation between efficiency of the Carnot cycle engine or any hot reservoir and cold reservoir is this one, ठीक है। सो एफिशिएंसी यहाँ से हमको TC निकालना है, TC क्यों निकालना है, देखो ना क्वेश्चन में देखो, कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड रिजर्वायर यानी TC निकालना है, तो TC इज इक्वल टू यहाँ पे देखो कैसा आएगा, इस यहाँ से कैसे निकालोगे, सो ईटा इंटू TH ऐसा आप करोगे, और यहाँ पे TH माइनस TC, फिर इस TH को इस साइड लाओ, तो ईटा इंटू TH और यहाँ पे आ जाएगा माइनस TH, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इक्वल टू TC आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस साइन के साथ, ठीक है। जब आप चाहो, अगर आप ऐसा चाहो कि यहाँ से TH को कॉमन लेना चाहते हो तो ईटा माइनस TH इक्वल टू यहाँ से माइनस आपको TC मिल जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप उसमें भी ऐसा अगर आप चाहते हो कि माइनस साइन को यहाँ से हटाना है तो आप माइनस साइन इस साइड दे दो, तो माइनस ईटा माइनस 1 और ये देखो TH इक्वल टू TC बन गया, समझ गया। अब इस माइनस साइन को अंदर दे दूंगा तो क्या बन जाएगा 1 माइनस ईटा ऐसे बन जाएगा, और ये बन गया TH इक्वल टू TC, तो ये इतना आपको पता गया, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। सो ये बात आपको समझनी है। अब ईटा 0.75, यहाँ पे 1025 माइनस करो 273 से 23 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो हमने यहाँ पे पहले क्या किया 25 केल्विन हमको मिल गया। अब देखो जिस तरीके से हमको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 ऐड करना पड़ता है, वैसे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आने के लिए 273 से माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा बाय माइनसिंग दी और बाय सब्सट्रैक्टिंग दी 273 डिग्री और केल्विन, ठीक है, ये बात आपको समझनी है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 7 की तरफ, क्योंकि हमारा 6 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, ए कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट्स बिटवीन 250 डिग्री केल्विन, ठीक है, एंड 3 डिग्री केल्विन, फिलहाल सिर्फ केल्विन लिखना चाहिए, डिग्री केल्विन नहीं होता है। नाउ कैलकुलेट इट्स कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, तो आंसर विल बी 5, और आंसर देखते कैसे आएगा। सिंपल सी बात है, अगर मान लो कार्नोट रेफ्रिजरेटर ऑपरेट होता है बिटवीन दिस टू दिस, ठीक है, सो इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि हमेशा कार्नोट साइकिल भाई कोल्ड से हॉट में जाता है, तो अगर पहले ये दिया है मतलब ये कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है, बाद में ये दिया है तो मतलब ये हॉट का है, ठीक है। सो कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर ऐसा देके रखा है अगर आपको, तो के होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेफ्रिजरेटर, और एफिशिएंसी ईटा पे दिखाते हैं, ये बात ध्यान रखना। तो इसका भी सेम फॉर्मूला, बस उल्टा कर देना है। देखो इसमें क्या आता है सीधा ऐसा TH माइनस TC अपॉन TH, और इसमें TC अपॉन TH माइनस TC ऐसे करना होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखो TC भी मालूम है, TH TC सब पता है, बस अपने को कोएफिशिएंट निकालना है। देखो 5 आ गया, और आपको मालूम ही होना चाहिए कि कोई भी कोएफिशिएंट हमेशा डायमेंशन लेस रहता है। कैसा रहता है ये, हमेशा डायमेंशन लेस। कैसा होता है, डायमेंशन लेस, मतलब कोई डायमेंशन इनको होती नहीं है, यानी नो यूनिट विल बी देयर। नाउ आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8, तो एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस बोल दिया यार, तो आइसोथर्मल प्रोसेस बोला मतलब कि कोई भी हीट का एक्सचेंज इधर से उधर, मतलब हीट ट्रांसफर नहीं होगा, जो भी हीट रहेगा वो सेम रहने वाली है। इफ इट डज 200 जूल ऑफ द वर्क ऑन इट्स इन्वायरमेंट, हाउ मच हीट इज एडेड टू इट, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी देखो वर्क इक्वल टू 2000 डिग्री सेल्सियस, अब इतने जूल का वर्क कर रहा हूं मैं, और जो मेरा मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो इंटरनल एनर्जी मेरी चेंज नहीं होती, ये हमने कंडीशन देखी थी। तो आइसोथर्मल कंडीशन में हमारी इंटरनल एनर्जी 0 रहती है, तो भाई कितना ऐड होगा, मतलब ये क्वेश्चन पूछा है। तो वर्क डन 2000 का हो रहा है और इंटरनल एनर्जी 0 है, तो क्यू निकल जाएगा ना यार, तो क्यू यहाँ पे वो भी 2000, तो ये तो सिंपल सी बात है कि हमने देखा, वैसे भी यहाँ बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि हमारा अगर मान लो इंटरनल एनर्जी हमारी 0 है, सो हमारा इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q माइनस W। अब अगर मान लो यही हमारा 0 हो गया तो Q इक्वल टू W हो जाएगा ना,
और W कितना दिया है भाई, 2000 दिया है, यानी Q भी हमारा कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। समझ गया, तो बस सिंपल सा आंसर, यानी कि हमारी जो हीट कितनी ऐड होगी, जितना उसका वर्क करेगा उतना ही, क्योंकि इंटरनल एनर्जी तो जीरो थी पहले से ही। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो 2000 आंसर आ जाएगा। बोला ना बहुत आसान आसान है। अभी 9th न्यूमेरिकल देखते हैं। एन आइडियल मोनोटॉमिक गैसेस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड सो दैट इट्स फाइनल टेम्परेचर इज ट्वाइस इट्स इनिशियल टेम्परेचर। मतलब जो हमारा फाइनल टेम्परेचर विल बी T2 एंड T1 विल बी द इनिशियल टेम्परेचर। सो क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर मान लो किसी भी मोनो एटॉमिक गैसेस को एडियाबेटिकली अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, सपोज कंप्रेस मतलब दबाना, तो कंप्रेस कर रहे हैं अगर हम लोग, तो फाइनल टेम्परेचर अगर मान लो अगर कंप्रेस करने के बाद हमारा फाइनल मतलब जो T2 टेम्परेचर है वो डबल है T1 का। समझ गया कंडीशन अभी कैसे आया। ठीक है, सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इट्स इनिशियल प्रेशर, यानी फाइनल प्रेशर से इनिशियल प्रेशर का हमको रेशियो चाहिए प्रेशर के लिए। ठीक है, तो मैंने PF अपॉन PI लिख दिया। यहाँ पे देखो P2 अपॉन P1 ऐसे भी आप लिख सकते हो एग्जाम में भी। ठीक है, P2 विल बी फाइनल वन, P1 विल बी इनिशियल वन। ठीक है, तो बात आपको समझनी। अब देखो मोनोएटॉमिक गैस है तो उसका एक रेशियो होता है, कोएफिशिएंट रेशियो। ये हमने चैप्टर नंबर 3 काइनेटिक थियरी में पढ़ा है। तो मोनोटॉमिक गैस के लिए 5/3 ये रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप एक भी आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, चलो ना, तो अभी आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड क्या करने, रेशियो ऑफ फाइनल प्रेशर टू इनटू इनिशियल प्रेशर। ना फॉर्मूला क्या है, अब देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में भी देख रखा है कि फॉर्मूला होता है P1 माइनस ये कोएफिशिएंट, ये इनिशियल प्रेशर के लिए हो गया, ये हमारा इनिशियल प्रेशर है, और यहाँ पे ये हो गया गामा, ये गामा है जिसे हम कोएफिशिएंट कह रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या आएगा P2 यानी फाइनल वाला 1 माइनस गामा इंटू T2 और गामा। देखो यही हमारा फॉर्मूला है। अब अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो मैं आपको कैसे याद दिला सकता हूँ, आप ही बताओ जरा, कोई आपके पास चारा या ऑप्शन है क्या? नहीं ना, फिर याद रखो ना इस फॉर्मूले को। तो ये हमारा इनिशियल, ये हमारा फाइनल की कंडीशंस है। और जो गामा यहाँ पे लिखा है मैंने, ये आर मत समझना, इसकी गामा है। ठीक है, गामा, ठीक है, ये साइन होता है और इसका मतलब कोएफिशिएंट होता है, जो कि मोनोटॉमिक गैस के लिए हम यहाँ पे रेफर करते हैं। ठीक है, अलग डायटॉमिक के लिए, ट्राइटॉमिक के लिए अलग रहता है, वो हमने 3rd चैप्टर में देखा है। नाउ अब देखो गाइस, यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें P2 अपॉन P1 निकालना है। ठीक है, चलो तो अभी हम इसको निकालना स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से। सो बस यही चीज आपको समझ के रखनी है ना। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते हैं। तो देखो, तो कभी भी गाइस यहाँ पे देखो जरा P1, अभी मैं थोड़ा सा हटा के आपको अपने जैसा कि हम लोग समझते हैं उस हिसाब से करते हैं। ठीक है, हालांकि आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व करके आपको टाइप करके दिया है सारी चीजें। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो, बट इट्स योर चॉइस, जैसी आपकी मर्जी। तो यहाँ पे देखो, अभी देखो मान लो P1 है तो यहाँ पे 1 माइनस गामा, और अपॉन में P2 है ऐसे इस तरीके से, और इसके ऊपर 1 माइनस गामा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका T2 है ये गामा अपॉन T1 है ये गामा। ठीक है, अब देखो ये इनका पावर सेम सेम है ना, तो P1 अपॉन P2, और ये देखो पावर सेम है तो 1 माइनस गामा आ जाएगा। फिर यहाँ पर भी क्या है, T2 अपॉन T1 है, पावर सेम है तो ऊपर देखो गामा चला जाएगा। समझ गया, इतना तो आप निकाल सकते हो ना। नाउ फाइनली अभी देखो आगे सॉल्व करते हैं। अब गामा की वैल्यू 5/3 दे रखी है, तो यहाँ पे देखो 5/3 पुट करूंगा, देखो यहाँ पे 5/3 आ गया। ओके, 1 माइनस गामा यानी 1 माइनस 5/3, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, -2/3। देखो यही आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे -2/3 आ गया। अब देखो गाइस, अगर मैंने x⁻² -2 लिखा है, इसका मतलब जानते हो क्या होता है, x⁻1/x⁻²/3, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर मान लो P1/P2 पावर में -2/3 ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये माइनस साइन के बदले में इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, कि P1/P2, ठीक है, और ये ओनली 2/3। समझ रहे ना। अब अगर मान लो मेरे को चाहिए क्या, कि P2/P1 चाहिए, तो मैं इसको इन्वर्ट कर देता हूं। देखो अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि 1/P1 के ऊपर क्या था 2/3, और P2 के ऊपर 2/3। अब अगर उसको ऊपर लेके जाऊं तो P2 ऊपर चला जाएगा ना, तो P2 ऊपर जाएगा, P1 नीचे ही रहेगा। समझ गया कि नहीं समझ गया? ये तो मैथमेटिक्स अलजेब्रा में 9वीं क्लास के बच्चे ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यानी कि मेरा P2/P1 रेस्ट 2/3 ऐसा मिल जाएगा, और ये माइनस साइन यहाँ से गायब हो जाएगा। समझ गया, ये रेसिप्रोकल होता है। या फिर अगर आपको ऐसा देखना है, देखो मान लो A/B आपके सामने -1 लिखा हुआ है, मान लो -2 लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो B/A, यहाँ पे 2, ये एक ही बात है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये माइनस ऐसा आपको समझ के रखना है, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, चलो तो वही चीज यहाँ पे लिख दिया है, और ये आपका वैसे का वैसे ही T2/T1 रेज़ टू 5/3। अब देखो T2/T1 भी 2 देके रखा है ना, चलो उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे। T2/2 भी देखो 2 देके रखा है, और 2⁵ क्या, तो 32 होता है। देखो यहाँ पे अब 32 होता है ना हमको, लेकिन फाइंड क्या करना है, ओनली P2/P1 हमको फाइंड करना है। ठीक है, सो P2/P1 ही चाहिए, बट यहाँ पे स्क्वायर देके रखा है ना, स्क्वायर देके रखा है हमको। अगर देखो अभी स्क्वायर जब दिया ही हुआ है गाइस, आप ध्यान देना अच्छे से,
आप बोलोगे स्क्वायर कैसे कट गया? देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, बहुत ही मजेदार से आपका आंसर आएगा। बस मैं यहाँ पे देखो लाइन से आपको इस चीज को करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको सब समझ में आ जाए। देखो मैं शुरू से करता हूँ, P1 P2 रेस टू -2/3 इज इक्वल टू T2/T1 और रेस टू यहाँ पे 5 आपको देके रखा है। क्या दिया भाई देख लेते हैं एक बार, 5/3 इतना तक हमने सॉल्व किया था, 5/3 इतना देके रखा है ना। अब देखो क्या करने वाला हूं मैं, इसको उल्टा कर देता हूँ, P2/P1 रेस टू 2/3 कर दूंगा। कैलकुलेशन यही तो बड़ी बात है, T2/T1 यहाँ पे आ जाएगा और रेस टू यहाँ पे 5/3 आ जाएगा। ठीक है नाउ अब देखो P2/P1 और यहाँ पे देखो 2 है, और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 1/3 ऐसे लिख सकता हूँ। यस नाउ T2/T1 और इसको भी मैं 5 इधर पे दे दिया और ऊपर 1/3 ऐसे लिख दिया। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे जो ये 1/3 ये काट सकते हो आप लोग, तो ओनली क्या बचेगा, P2/P1 का स्क्वायर होल में आएगा इज इक्वल टू T2/T1 का रेस टू 5 ऐसे आ जाएगा। देखो वही चीज यहाँ पे आ गई और 1/3 गायब कर दिया इस तरीके से, समझ गया? तो जो जो कॉमन है उसको उड़ाते गया उसने। अब फिर T2/T2 को पुणे पुट किया तो 332 आ गया, और फिर यहाँ पे स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट ले लिया। अब √32 को यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व किया, और √32 का स्क्वायर रूट लॉग टेबल में निकालोगे 5.6 वैसे भी आपको मिलेगा, और नहीं निकाल सकते तो इस तरीके से 4√2 करो, √2 की वैल्यू 1.41 याद होनी चाहिए, तो 4 × 1.41 आपको 5.6 हो जाएगी। समझ गया? तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ गाइस अभी देखते हैं यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, ए हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कि सोचा समझा, विचार किया ऐसे ही, मेरी इमेजिनेशन, मेरी थिंकिंग, मैंने जो सोचा वो मेरी मर्जी। हाइपोथेटिकल यानी कि जिसका कोई प्रूफ नहीं है ऐसी थियरी। थेटिकल मीन्स थियरी, हाइपो मीन्स इमेजिनरी। ठीक है, तो एक हाइपोथेटिकल थर्मोडायनेमिक साइकिल मैंने लिया है, वो मेरी मर्जी, मैंने कैसा भी लिया है। जैसा कि यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखा के रखा है, आप टेक्स्ट बुक ओपन कर लेना। कैलकुलेट द वर्क डन इन 25 साइकिल। तो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल है, ठीक है, इस तरीके से साइकिल मूव कर रहा है। अब इसमें से हमको कैलकुलेट करना है थर्मोडायनेमिक साइकिल्स को। देखो आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिए, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज कर लेना, आपको समझ जाएगा अच्छे से। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, देखो अगर मान लो वर्क अगर हम कर रहे हैं बाय द गैस इन अ वन साइकिल, हम एक देखो 25 साइकिल की बात की है, अगर मैं एक साइकिल का सारा कैलकुलेशन निकाल दूं तो मैं 25 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा पूरा आंसर ही आ जाएगा ना यार। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, तो वन साइकिल का कितना वर्क होगा विद द हेल्प ऑफ पीवी, तो हम ऐसा निकालते हैं। ठीक है, आप ध्यान देना अच्छे से। तो अगर टॉप में जाऊं तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, P × 10⁵ पास्कल, इतना हमारा प्रेशर देके रखा है यहाँ पे, आप समझ सकते हो। ठीक है, फिर जो हमारी वैल्यू देके रखी है, तो देखो यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है आपको। हाँ, जो हमारा इधर भी एरिया और इधर भी एरिया, दोनों तरफ का जो एरिया है, ये पूरा एरिया हमको हाइपोथेटिकल है, तो मैं भी इमेजिन कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से मान लो यहाँ पे ये पूरा का पूरा सेम सेम है, तो यहाँ पे देखो ये पूरा एरिया और ये पूरा एरिया दोनों सेम है। अब चाहे उसको आप ब्रेथ समझो या फिर हाइट समझो, इट्स योर चॉइस। ठीक है, और बाकी का यहाँ पे जो गिवन डेटा वो है ही है। नाउ अब एज कंपेयर टू फिगर, ठीक है, क्योंकि हमारा फिगर एलिप्स दिखाता है, ये जो हमारा फिगर है ये एलिप्स दिखाता है, एलिप्स। तो एलिप्स का जो हमारा भाई कर्व होता है, एरिया, एलिप्स का एरिया आप मैथमेटिक्स 2 में पढ़ोगे। अब ये फॉर्मूला जो बायो के बच्चे उनको नहीं समझेगा। ठीक है, तो पाई ए बी हमारे एलिप्स का फॉर्मूला होता है। विदाउट मैथ्स फिजिक्स कोई कर ही नहीं सकता, ये तो जानना चाहिए आप सबको। ठीक है, सो पाई ए बी ऐसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पाई ए बी, या फिर आपको मैथ्स के बहुत सारे फॉर्मूले एक साथ याद करने पड़ेंगे। तो ये एलिप्स का फॉर्मूला होता है पाई ए बी, क्योंकि हमने इस सर्कल को एलिप्स समझा है, क्योंकि इधर भी मैंने सेम सेम, इधर भी मैंने सेम सेम कर दिया इसके लिए। नाउ अब ए क्या है, ये लेंथ है सेमी मेजर एक्सिस का। अगर मान लो आपके सामने इस तरीके से एक एलिप्स है, ठीक है, तो इसमें से सेमी मेजर एक्सिस, अब दो दो एलिप्स है तो दो दो उसमें फोकस होते हैं। ठीक है, अब जिसमें एक्सिस होते हैं सेमी मेजर एक्सिस यानी कि हाफ एक्सिस। ठीक है, जो एक्सिस होता है मेजर वाला, ये मेजर एक्सिस हमारा ये कहलाता है। तो इसका मेजर यानी हाफ यहाँ से इस साइड पकड़ लो या फिर इस साइड, जिधर भी आप पकड़ो, दो भाई एक्सिस रहेंगे। तो सेमी मेजर एक्सिस मान लो मेरा ए है। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू इस पाई ए बी से हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे। ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देना आप किस तरीके से आएगा, 5 × 10⁵ पास्कल। आप देख रहे हो यहाँ पे देखो देके रखा है 10⁵ पास्कल, यहाँ पे पुट कर दिया। सिमिलरली बी के केस में भी हम सेम तरीके से करेंगे। 6 - 2 × 10⁻³ इज इक्वल टू आएगा आंसर में 10 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ये भी हमारा एक एरिया बन गया। ठीक है, तो लेंथ ये हमारा मिला, ये हमारा देखो यहाँ पे मतलब पास्कल के फॉर्म में प्रेशर दिया है, तो हमारा ये प्रेशर बन गया इस तरीके से। अब देखो वर्क डन 25 साइकिल में कितना होगा, इसने ये पूछा है। ठीक है, देखो तो 25 × एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, इतना निकाल लेंगे ना। पाई ए बी मतलब देखो 25 × पाई ए बी हम निकाल लेंगे। ए की वैल्यू हमको कितनी मिली है, 5 × 10⁵ पास्कल। बी की वैल्यू कितनी मिली है, 2 × 10⁻³ इतना मिला है। ठीक है, नाउ अभी 25 × पाई की वैल्यू 3.14 होती है, सबको मालूम है। ए की वैल्यू यहाँ पुट करो,
इंटू बी की वैल्यू यहाँ पुट करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो और आपको आंसर मिलेगा 7.85 इंटू 10⁴ जूल। इतना आपको आंसर मिलेगा, चाहे तो आप कैलकुलेट करके देख लो। मल्टीप्लाई तो करना है, इसमें कोई लॉग टेबल की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लिकेशन आप फटाफट कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ठीक है। डिवाइड में लॉग की ज्यादा जरूरत होती है, मल्टीप्लाई में तो आप कर ही सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो कोई टेंशन की बात नहीं इसमें। इस तरीके से गाइस हम यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। बस इतना आपको समझ के रखना है, ओके। तो ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट थी, इन्हें हमें जानना था, इन्हीं चीजों को हमें समझना था। अब देखो, आप बोलोगे कि ये ए और बी की वैल्यू कैसे निकाले हो आप, ये थोड़ा सा आप लोग को दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा कि आप एलिप्स से तो आप समझ जाओगे, लेकिन बायो के बच्चे थोड़ा सा नहीं जानेंगे, ठीक है। उनके लिए मैं बता देता हूँ। देखो, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना जरा, अच्छे से थोड़ा सा समझना है बस, ठीक है। बस ग्राफ को थोड़ा समझ लो, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। देखो, मान लो दिस इज दी माई एलिप्स। अब समझो वो सर्कल दिख रहा है बट वो एलिप्स है, ऐसा समझो, क्योंकि हाइपोथेटिकल उसने लिए तो हमने भी हाइपोथेटिकल मान लिया ऐसा, ठीक है। चलो, अब आप बोलोगे हमको एलिप्स नहीं माना, तो मैं बोलूंगा आप और कुछ मान लो, आपकी मर्जी, आप जो मानना चाहो वो मान लो। इस तरीके से हमने यहाँ पे ग्राफ बना रखा है। इसका एरिया मेरा 1 है और ये टॉप में जाऊंगा तो ये 11 है। जीरो से लेकर के, अकॉर्डिंग टू ग्राफ, जीरो से लेकर के यहाँ तक मेरा 11 है। और आप क्वेश्चन में भी देख लो, हल्का सा 1 की एरिया छोड़ रखा है, ठीक है। तो ये 1 हो गया, यानी कि ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया, ये क्या होगा, 11 - 1 यानी 10 बन जाएगा, ठीक है। देखो वही चीज यहाँ पे 11 - 1 रखा है। और यहाँ पे रेशियो जरा देखो अच्छे से, 10⁵ दिया है ना, तो यहाँ पे इसीलिए हमने 10⁵ से मल्टीप्लाई किया। और टोटल एरिया कितना है, 2 है ना, तो यहाँ पे देखो ए के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, समझ गया। तो अब आपको यहाँ पे पूरा आंसर मिल गया। नाउ अभी बी जो लेंथ है उसके लिए देखते हैं। तो ऐसे ऐसे केस में अभी देखते हैं। देखो ऐसे केस में यहाँ पे 2 है, ये 4 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। देखो, तो 6 में से 2 को माइनस करूंगा तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा, यानी कि 4 आएगा, ठीक है। तो 6 - 2 यानी कि 4 आ गया। और डिवाइड बाय 2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल रेंज ही इनिशियलाइज 2 से हुआ है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है। तो 2 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। अब आप बोलोगे 2 क्यों लिया है, तो भाई मेजर एक्सिस को हम डबल ही समझते हैं, 2a या फिर 2b, ऐसा डबल ही एलिप्स का ये केस है। जितने बच्चे मैथ्स 2 में हो, सबके सब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद वाला जो चैप्टर है आप लोग का, चैप्टर नंबर आई थिंक इंटीग्रेशन के बाद आएगा, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें आप लोग सीखोगे हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, इस सब के बारे में, ठीक है। तो जब आप मेजर एक्सिस पढ़ोगे ना, तो आपको डबल लेंथ आपको मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसलिए डबल किया, ये मत बोलना और कहीं जादू से ऐसा ले लिया है, ठीक है। तो डबल कर दिया। तो देखो यहाँ पे बाय डिवाइड बाय 2 करूंगा, ये डबल लिया था इसलिए डिवाइड बाय 2 कर दिया यहाँ पे। और सारी चीजें यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर आएगा। और देखो हमको 25 इंटू फाइनल, मतलब हमारा आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है, इतना छोटा सा कैलकुलेशन है, इतना सा बस कर लेना और कुछ नहीं करना है ना। अभी हम यहाँ पे देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर शोज द VT डायग्राम फॉर 1 साइकिल ऑफ हाइपोथेटिकल हीट इंजन which uses the ideal gas. Draw the PV diagram and PT diagram of the system. मतलब पीवी और पीटी डायग्राम दोनों बतानी है। अब पीवी पीटी दोनों मैंने समझा रखा है। देखो, ये हमारा पीवी डायग्राम रहता है, ये हमारा पीटी डायग्राम रहता है। अब इसमें समझाने जैसा क्या है, जाओ टेक्स्ट बुक में सीधा सीधा आपको ढूंढोगे मिल जाएगा। तो मैंने भी वैसे ही ढूंढा और यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो ये मेरा पीटी डायग्राम है, ये मेरा पीवी डायग्राम है, मतलब पीटी और ये हमारा पीवी डायग्राम है। और ये तो आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन में देके रखा है, तो बस खत्म, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है। तो इतने ये आप अपने एक्सरसाइज में मैच कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बहुत ही मजा आया हमको ये वाला क्वेश्चन करके। आई होप कि आपको सब समझा है। और कैलकुलेशन वाले पार्ट के लिए वैसे भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, किस तरीके से हमको कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा कैलकुलेट करने के लिए, लॉग टेबल की मदद से मैं सब करेंगे, हम लोग करेंगे। लॉग टेबल कैसे देखना होता है वो भी मैंने आपको सिखाई दिया है, तो बस इतना सा आप सीख के रखो बस। और आपको पूरा आंसर मैंने प्रोवाइड कर दिया है, आप बस पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वाले चैप्टर के एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।